अराजकता पैदा करे भाजपाई, मुकदमा लगे सपा। तो ये पैटर्न जिस दिन सरकार बदलेगी यही रहेगा। मुझे नहीं मालूम था कि भाजपा इतने कमजोर होते हैं। नुकसान बीजेपी को बहुत तगड़ा होगा। अगर करनी सेना पे कार्रवाई नहीं की तो नुकसान बहुत तगड़ा होगा। दंगा करें भाजपाई, मुकदमा लगे सपा। नमस्कार, मैं हूं संजय चौहान और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। जैसा कि आपको पता है कि लाइव न्यूज एक्स के स्टूडियो पर आपके लिए कोई ना कोई अतिथि आता है और आपके तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं और सरकार किस तरीके का काम कर रही है और विपक्ष क्या अपना सही रवैया या जो रोल कहा जा सकता है क्या निभा रहा है। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वो हमारे बड़े अच्छे मित्र मनोज यादव जी मौजूद है। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। पहली बार आप पधार रहे हैं और आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया कि इतना दूर से चल के आप यहाँ तक आए। जिस तरीके का घटनाक्रम इन दिनों चल रहा है और ख़ास करके अभी चंद दिनों पहले पहलगाम में जिस तरीके की घटना हुई, आतंकी आए, बड़ी इत्मीनान से लोगों को मारा और उसके बाद जो सरकारी कार्रवाई है, चाहे वो 5 प्रतिबंधों की बात कर ले या अब तक जो अटैक किया गया, जो बातें की गई, उनसे कितना संतुष्ट आप नज़र आ रहे हैं? मैं सबसे पहले पहलगाम में जो मारे गए लोग, जो शहीद हो गए, उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि दूंगा और उनके परिजनों को ईश्वर इतनी ताकत दे कि वो लोग इस अपार कष्ट को सह सकें। बिल्कुल। आपने अपने सवाल में एक लाइन बहुत बड़ी कही है कि आतंकी आराम से आए और आराम से लोगों को मन चाहे तरीके से मार के चले गए। अमूमन किडनैपिंग अगर नहीं हुई है आतंकवादियों के द्वारा तो आतंकवादी इस तरह की सहूलियत नहीं पाते हैं। या तो वो सुसाइड बमर बन के आते हैं, दग जाते हैं, या ताबड़तोड़ फायरिंग करके चले जाते हैं। ये एक नई तरीके की घटना है कि जहां 2-2.5 हजार लोग थे और इत्मीनान से उन्होंने गोलीबारी चलाई, पूछ के मारा, धर्म पूछा, कलमा पढ़वाया, कपड़े उतराए, ऐसी बातें जो वहाँ के हवाले से लोगों ने कही, उसके आधार पे कही। उसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, किसी आतंकवादी ने इतनी हिमाकत की कि जाके मोदी से बता देना, बड़ी बात कर, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये पूरे देश के लिए चैलेंज की बात है। लेकिन ये बात भी समझ से परे है कि कोई आतंकवादी रैकी करके हमारे उस सुंदर प्रदेश में इत्मीनान से हत्या करके चला जाए, ये हमारा फेल्योर है और ये बात भारत की सरकार को एक्सेप्ट करनी चाहिए। एक्सेप्ट भी किया कि बड़ी चूक हुई। किसके आदेश पे वहां से सिक्योरिटी हटी, ये बात जरूर गृह मंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, देश को बताना चाहिए। सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया जम्मू कश्मीर में, ऐसी बातें मैं मानने को नहीं तैयार हूँ, ना मेरी पार्टी मानेगी। कारण अगर हम पिछले 2 महीनों की बात करें तो कई सारे जवान हमारे शहीद हुए और आतंकवादी भी कई मारे गए। तो यार, चाहे बॉर्डर की अवस्था हो या जम्मू कश्मीर टोटल ले लें, घटनाएं घटित हो रही हैं। सिक्योरिटी को क्यों ढिलवाई दी गई, ये बात सरकार जवाब दे, हमारा कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये दायित्व तो बड़ा बनता है सरकार का कि वो इस पे अपना वर्डिक्ट रखे। ये शब्द कह देने से बात नहीं बनेगी कि सिक्योरिटी में भारी चूक हुई, ये बात कहने से नहीं बात बनेगी। सरकार को अपना पूरा रुख स्पष्ट करना चाहिए कि कौन अधिकारी थे, किसके कहने से, कुछ सूचना तंत्र की क्या रिपोर्टें थी कि भारत में अब कहीं भी लोग आराम से जम्मू कश्मीर में घूम सकते हैं। ये सारी चीज़ें भारत सरकार को बतानी पड़ेगी। 370 हटने के बाद क्या लगता है, जिस तरीके से वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी पर लोगों को न्योता दिया जा रहा था कि आप आइए और लोग पहुँचे भी। कभी कश्मीर में पूरे साल में 35 से 40 लाख लोग जाते थे, लेकिन अगर हम घटना के एक दिन पहले तक की बात करें रेशियो, तो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ लोग कश्मीर में भ्रमण करने जाते थे। चंद दिनों पहले बीजेपी के एक सांसद अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना रहे थे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा थी, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा नहीं थी। तो क्या अति आत्मविश्वास था सरकार का, या वो मान चुके थे कि अब 370 हटने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका है?
जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से मैंने दो चीज़ों में अंतर देखा है। आपको एक घटना याद होगी, नरेंद्र मोदी जी ने ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रियों की लाल बत्ती नीली बत्ती छीन ली थी जी और ये देश में प्रचारित कराया था कि सब कुछ नॉर्मल है, यहाँ आप कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलेगी। लेकिन आपके सवाल में ये बात आई कि जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे जी अपनी 25वीं वार्षिक गांठ मना रहे थे तब उनके लिए बहुत बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था थी। लेकिन जब देश के तमाम सारे हर कोने से आए हुए सैलानी वहाँ अपनी खुशियाँ मनाने के लिए जा रहे थे तो उनके लिए एक होमगार्ड भी नहीं था वहाँ। होमगार्ड शब्द मैंने इसलिए कहा कि कोई घटना घटित हो जाती तो होमगार्ड गोली तो नहीं चला पाता, लेकिन सूचना तुरंत दे देता है कि अमुक स्थान पे इस तरह की घटना घटित हुई, जिससे कवर हो जाता है, कवर अप कर लिया जाता है कि इसमें कैसे हमको सुरक्षित पहुंचना है। क्योंकि इस बयान को मैं उस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि एक महिला ने कहा, जो मे भी नेवी के ऑफिसर थे, उनकी पत्नी ने कहा या बहन ने कहा कि मेरे भैया वहाँ लगभग 1.5 घंटे जिंदा रहे और किसी तरीके की कोई स्वास्थ्य व्यवस्था उनको नहीं मिली। बिल्कुल। तो ये बात इस बात की पुष्टि करता है कि वहाँ पे सूचना देने वाले व्यक्ति भी नहीं थे जी। कि भाई कोई सैलानी गया है यूपी से, एमपी से, जी, दक्षिण भारत से, उसे क्या मालूम कि उसको सूचना किस तंत्र पे देनी है। बिल्कुल। क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया, बहुत नेटवर्क भी नहीं काम करता है वहाँ पे। तो वो तमाम सारी चीज़ें, तो सरकार ने ये भी उचित नहीं समझा कि वहाँ पर कम से कम सूचना वाले लोग ही रख दें कि तात्कालिक रूप से किसी को बुलाया जा सके। स्वास्थ्य, सुरक्षा, इन सब की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इतनी बड़ी घटना हुई और तकरीबन जैसे बताया जा रहा है और ख़ास करके सोशल मीडिया पे या जो लोग वहाँ थे कि तकरीबन 20 मिनट तक की फायरिंग हुई, लेकिन सुरक्षा का कोई बंदा वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। क्या लगता है आपको कि ये संभव है? कश्मीर जैसी इतने में तो शायद डायल 100 जो बदल के 112 होगा, ये यूपी में भी आ जाती होगी। यूपी के माफ करिएगा जी, यूपी के पूरी सुरक्षा के इंतजाम हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया जी। उन्होंने शहरों की टाइमिंग और गांव की टाइमिंग में एक समय रखा जी। इतनी देर में हम गांव में पुलिस पहुंचा देंगे किसी भी घटना स्थल पर और शहर में इतना समय लगेगा। वहाँ घंटों पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था नहीं पहुंची। वही मैंने अभी जो सवाल कहा कि सूचना का तंत्र भी वहाँ नहीं था, सुरक्षा व्यवस्था तो बहुत दूर की बात थी। इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि कहता नहीं मनुष्य का मन हर तरफ भागता है। हाँ। कभी कभी लगता है कि लैप्स है सिक्योरिटी का, फिर लगता है कि अधिकारियों की लापरवाही है, फिर लगता है क्या इसमें कोई राजनीतिक सिस्टम तो नहीं है। हाँ, क्या कोई सरकार का ऐसा तो नहीं है घपलत वाली बात कि सरकार को फुल कॉन्फिडेंस हो गया। चौथी एक बात और होती है जो सरकार पे लागू होती है, सरकार बिजनेस को बड़ा बढ़ावा देती है। तो कहीं ये संदेश वहाँ पे व्यापारिक व्यवस्था को बहुत बेहतर बनाने के लिए उन्होंने सिक्योरिटी के तमाम सारे इंतजामात को कम किया हो और ये दिखाने की कोशिश की हो कि यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, आप आराम से आ सकते हैं, घूम सकते हैं। इसमें जो कुछ भी आएगा, मेरे जैसा एक नेता ये समझता है कि सरकार का ही लूपहोल है। क्या कारण है जी, क्या जांच में पाया जाएगा, वो सब अपनी जगह बातें हो सकती है, उस पर मेरे सवाल नहीं, लेकिन गलती इसमें सरकार की है। सरकार की गलती आप मान रहे, आपने बड़ा सवाल उठाया है इसमें। सरकार की गलती आप मान रहे हैं, तो क्या कुछ उनको बेनिफिट नजर आ रहा है? आप कहना है इस दृष्टिकोण से कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपदा में अवसर का नारा इस देश में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया सिवाय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर। आपदा में अवसर, मेरे जैसा व्यक्ति अगर ये सोचता है कि नारा क्यों बना, आपदा होगी तो हम अवसर की तलाश करेंगे। आपदा में राहत शब्द इस्तेमाल किया जाता है। मेरे जैसा पढ़ा लिखा इंसान, हमारी पार्टी के सभी लोग ये समझते हैं कि जब आपदा होती है, एज ए पत्रकार आप भी समझते हैं बिल्कुल कि जब कोई आपदा आती है तो राहत सामग्री कैसे पहुंचेगी,
या लोगों को उनके जान माल की रक्षा कैसे होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपदा में अवसर तलाशो, लोग तलाश रहे हैं, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं विवादित हो जाएगा मामला। लेकिन फिर भी मान रहे हैं कि आपदा में अवसर सरकार का रहा। निश्चित तौर पर एंगल सरकार के कई सारे हैं जी। अब ये सरकार का दृष्टिकोण ही बता पाएगा कि सरकार ने किस हवाले से सुरक्षा व्यवस्था घटाई, क्या उनके सोच थी जी। क्या वो मैसेज देना चाहते थे, और किस तरह इतने आतंकवादी हथियार लेके कश्मीर के अंदर तक आ गए। ये सारी बातें सरकार के ही पाले में है। जी। इसीलिए एक नया डिस्कोर्स तैयार किया जा रहा है, धर्म पूछा जाति नहीं पूछे, जिससे कि हम और आप इस बात पे विचार न कर सकें कि आतंकवादी कैसे आए, क्यों आए, कैसे हथियार लेके आए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या नहीं होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी के क्या लैप्स हुए, इन सारी चीज़ों पे ध्यान ना जाके मुसलमान, हिंदू और ये शब्द की धर्म पूछा जाति नहीं पूछी। जी। दो ही बातें हैं। कश्मीर में अगर धर्म पूछा पहली बार जी। तो पूरे भारत में जाति पूछ के हत्याएं हो रही हैं। इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। बिल्कुल। हर जगह, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, दिल्ली में जाति जाति पूछ कर, और खासकर उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। दलित हो घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, दलित हो मोछे नहीं रख सकते हो, दलित हो तो आप ये काम नहीं कर सकते हो, दलित हो हमारे खेत में काम नहीं किया तो उनको जिंदा जला देंगे। ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। एक बार फिर से पहलगाम की तरफ ही चलते हैं। जिस तरीके से घटना हुई, घटना के चंद मिनट बाद ही, कहा जा सकता है कि 1-1.5 घंटे बाद ही, एक पोस्टर छत्तीसगढ़ की बीजेपी का आता है, शायद आपने उसको देखा होगा। कितना वाजिब मानते हैं उस पोस्टर को उस समय जारी करना, जब हम दवाइयाँ समय पे नहीं पहुंचा रहे थे, हम डेड बॉडीज़ घर तक नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन उसके पहले बीजेपी छत्तीसगढ़ का वो पोस्टर, आपको क्या लगता है, क्या नज़रिया रहा होगा जिन लोगों ने इसको जारी किया होगा? आपने जो सवाल किया कि दवाइयाँ नहीं पहुंची, सुरक्षा नहीं पहुंची, लोगों की जान माल की रक्षा नहीं हो पाई जी। लेकिन वो पोस्टर देश के हर सोशल मीडिया अकाउंट पे पहुंच गया। जी। मैंने भी उसको टैग किया, स्क्रीनशॉट लेके नहीं टैग किया। मुझे नहीं मालूम था कि भाजपा इतने कमज़ोर होते हैं, मैं स्क्रीनशॉट लेके टैग करता। मैंने उस पूरी पोस्ट को कोट किया कि घटिया राजनीतिक दल का घटिया सवाल, ये मैंने बात लिखी, वायरल हुआ, वो पोस्ट डिलीट कर दी गई। यानी कि बीजेपी ने रियलाइज़ किया कि देश आपके धर्म वाले एंगल को नहीं सुनना चाहता। यस। देश और वहाँ के सैलानी हिंदू मुसलमान के एंगल से बात नहीं करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पे बात हो, जो लोग परेशान हुए उनको आराम कैसे मिले इस पे बात हो। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी, लोगों ने बात की। सरकार को दबाव तब लगा जब बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ऐसे वीडियोस आ गए जिसमें कहा गया कि अमुक घोड़े वाले ने हम लोगों की जान बचाई, अमुक टैक्सी वाले ने हम लोगों की जान बचाई, फला व्यक्ति ने, होटल वाले ने हमारी जान बचाई। एक मुसलमान था, वो तो मर भी गया, वो उसकी बंदूक छीन रहा था AK-47 की, मुझे मिल जाए तो मैं इनको मार दूं। बिल्कुल सही, उनको मार दिया गया, उसकी जान भी चली गई। इकलौता बेटा था अपने माँ बाप, बिल्कुल मेहनत करके कमाता था। तो बीजेपी का ये एंगल नहीं काम आया, धर्म पूछा जाति नहीं पूछी। आज अगर उस पोस्टर की बात करूं तो रामलाल जी सुमन हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, आदरणीय सांसद जी, उनको जाति के आधार पे ही तो इस तरह उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। पुलिस खामोश, SP खामोश, कई पश्चिम के जिलों की पुलिस साइलेंट, और उन पे जगह जगह उनका विरोध और उन पे जानलेवा हमला किया जा रहा है। तो यहाँ तो धर्म नहीं पूछा, वो तो हिंदू है ना। जी जी। जो योगी आदित्यनाथ हिंदू हैं तो रामलाल जी सुमन जी भी हिंदू हैं। बस अंतर इतना है कि उनकी जाति योगी की जाति की श्रेणी में नीचे आती है। संविधान में तो नहीं ऐसा लिखा है, लेकिन एक व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि शूद्र है वो। वैसे मैं भी शूद्र हूँ, लेकिन बीजेपी के लोगों को जवाब देश को देना पड़ेगा।
ये देश बड़ा शांत प्रिय है जी। कभी आक्रांता आए, कभी मुगल्स आए, कभी अंग्रेज आए, और कभी ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने इस देश को बहुत बुरी तरीके से परेशान किया। सब ने सहा और जहां से प्रतिकार कर सकते थे वहां प्रतिकार करके लड़ाई लड़ी। मौजूदा परिस्थितियों में ये बात मैं बहुत जोर दे के कह रहा हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ जाति देखकर उनके लोग किसी पे अत्याचार करेंगे तो ये मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। फिर कोई आतंकवादी आके कहेगा कि तुम्हारा धर्म क्या है, फिर ये नैरेटिव चलेगा। सरकार को तय करना है कि उसको क्या चलाना है। तो आप कनेक्ट करते हैं कि क्या कि जो हिंदुस्तान के अंदर डिलीवरी बॉय से जात पूछी जाती है या फिर अन्य लोगों से, और उसके बाद जो जाति प्रथा की राजनीति एक बार तेज हुई है, उसे कनेक्ट कर रहे हैं कि जो घटना हुई है वहाँ जो जिस तरीके से पूछताछ करके गोली मारी गई है, क्या उसका रिएक्शन मानते हैं आप इसको, या फिर बंटवारा करने की सियासत पाकिस्तान भी अपने आप को मजबूत करने के लिए उसने किया यहाँ पर हमला? संजय जी, पाकिस्तान गिद्ध की तरह नजर लगाए बैठा है जी। उसको तो अवसर चाहिए आपकी देश की आर्थिक व्यवस्था को खत्म करने का, सामाजिक व्यवस्था को खत्म करने का, और वो चाहते हैं कि भारत टूटे, भारत में विघटन हो, जिससे कि वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों को कर सके। तय सरकार को करना है कि सरकार किस नजरिए के साथ उत्तर प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाना चाहती है। बिल्कुल। अगर जो घटनाएं यहाँ घटित होंगी, आप इस चक्कर में मत रहिएगा जी कि उसकी धमक खनक या उसका दुष्प्रचार या उसका सही और निगेटिव भारत तक ही सीमित है। आज हम सोशल मीडिया पे हैं जी, कोई भी चीज़ वायरल हो सकती है। तो अगर किसी से जात, किसी धर्म के लोगों के बारे में बात की जाएगी तो उसका असर बहुत दूर तक जाएगा। ये घटना याद करिए कि बीजेपी की एक नेता या प्रवक्ता थी महिला, जिन्होंने मुस्लिम मोहम्मद साहब के बारे में गलत टिप्पणी की। हाँ, याद है। फिर उसका रिएक्शन पूरी दुनिया में हुआ था, और रिएक्शन इस तरह नहीं हुआ था। बहुत सारे जो नौकरी करने वाले लोग हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, खाड़ी देशों में, उनको नौकरियों से नोटिस मिल गए थे जी कि आप अपना सामान बांध के अपने देश वापस जा सकते हैं। तो आप कल्पना करो कि किसी भी घटना का एंटायर वर्ल्ड क्या असर पड़ता है, ये मौजूदा सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचे तो इसके पीछे मैं एक आंकड़ा देता हूँ जी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी भारत की आज की डेट में हो गई। बिल्कुल। चाइना हमसे पीछे हो गया, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी एक देश की आबादी पूरी दुनिया में है तो भारत है। उसमें भी अगर सबसे ज्यादा लोग कहीं रहते हैं, खाड़ी देशों में रहते हैं। उन खाड़ी देशों में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, सारे लोग वहां जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो पूरी दुनिया को काम और रोजगार देते हैं। लेबर भी चाहिए उन्हें, इंजीनियर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, टीचर भी चाहिए, सारे लोग चाहिए, और वो सबको बुलाते हैं। तो अगर यहाँ भारत में कुछ गलत होगा तो आप इतना मान के चलिए, फिर चाहे कनाडा हो, दुबई हो, सऊदी हो, रियाद हो, अमेरिका हो, लंदन हो, पेरिस हो, किसी भी देश में उसका रिएक्शन होगा। सरकार ये जरूर बताए, आपके पास कोई बीजेपी का है तो मेरा सवाल पूछना जी कि फॉरेन पॉलिसी में जो एनआरआईज हैं, जो हमारे देश से लोग काम करने गए या वहां जाके बस गए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप क्या करते हो, उन पे कैसे सुरक्षा होगी? मोदी जी गए थे दुबई, वहां मंदिर भी बना है। क्यों बना? 2 लोगों के लिए तो मंदिर बनाया नहीं होगा दुबई ने। बिल्कुल बनाया इसलिए होगा कि कम्युनिटी होगी, एक कम्युनिटी होगी ना, हिंदुओं की बड़ी तादाद। बिल्कुल। तो वो भाई उनको प्रेयर करना है अपने, तो मोदी जी गए तो बना। तो क्या मोदी जी को और बीजेपी के लोगों को इतना इल्म ज्ञान नहीं है क्या कि अगर हम यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसका रिएक्शन दूसरे देश में दूसरे तरीके से। तो ये बात भी सरकार को ध्यान में रखना है। ये बात मैं फिर वही लेके आता हूँ कि जो आतंकवादी हैं, अगर आप जांच पूछ के हत्या कर रहे हो तो पाकिस्तान तो गंदा देश कब शुरू से रहा है। भाई अगर पाकिस्तान गंदा ना होता, पाकिस्तान की सोच अराजक ना होती,
तो भारत का हिस्सा बनने से क्यों अलग हो करता वो, क्यों कोशिश करता? बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि नेहरू जी ने बांटा, आप कह सकते हैं कि जिन्ना ने बांटा, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सोच ने बांटा। भारतीय व्यवस्था जो है, जो भारत के लोग बड़े सहिष्णु हैं, सबको सम्मान देना जानते हैं, सबको एक्सेप्ट करना जानते हैं, क्योंकि मुसलमानों से भी पहले इस देश में लोग आए। मैं वहां तक नहीं जाऊंगा, नहीं फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिर भाजपा वाले पूछेंगे। लेकिन अगर आप भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, बिल्कुल, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे और बड़े लंबे समय तक जेल में रहे। उन्होंने वहां से किताबें लिखी और पूरे भारत को अध्ययन करके लिखी। उन्होंने कोई जेल में सपना देख के किताब नहीं लिखी है। ये शक भी आए, हूड़ भी आए, फला भी आए, धमाका भी आए, बहुत लोग, आर्य भी आए, सब आए हैं बाहर से। तो फिर डिबेट उस पर चली जाएगी, तो उस पर नहीं जाना है, देश को आगे ले जाना है। जो आ गया सबको इस देश ने एक्सेप्ट किया, यहाँ की माटी ने, यहाँ की हवा ने, यहाँ के पानी ने सबको एक्सेप्ट किया। और अब ये जिम्मेदारी बनती है इस देश में मौजूदा सरकार के अगेंस्ट में जो लोग हैं, विपक्ष की, उसकी भूमिका है कि वो इन सारी चीजों को मजबूत और सशक्त करे, जिससे कि दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाए। सरकार तो यही पैटर्न पे राजनीति करना चाहती है, क्योंकि उसको सबसे आसान पिच, संजय जी, यही लगती है, धर्म की पिच उनको लगती है। एक सवाल और पहलगाम पे लेकर के कि जिस तरीके की घटना के बाद केंद्र के एक बड़े मंत्री का बयान आया कि जब तक 140 करोड़ लोग देशभक्त नहीं होंगे तो इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। नाम खोलना शायद जरूरी नहीं, आप पहुंच रहे होंगे वहां तक। देखिए, बीजेपी के लोग बहुत बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं। मोदी जी ने एक डायलॉग बोला है और उसको मैंने बहुत कायदे से परिभाषित किया। मोदी जी ने कहा बिहार की धरती से इस घटना के बाद कि जो बचे हुए लोग हैं या जो बचा हुआ इनका आतंकवाद है, उन्होंने कहा कि मैंने निपटा दिया है, मिटा दिया है, और जो बचा है उसको भी मैं निपटा दूंगा। ये आम भाषा में बड़ा वीर रस का डायलॉग है, लेकिन जब इसका परीक्षण करेंगे तो आप पाएंगे, मेरे जैसे व्यक्ति की तो एक क्यूरियोसिटी रहती कि कहना क्या चाहते हैं। हाँ। मोदी जी ने उस भाषण में एक्सेप्ट किया कि वो जानते हैं कि पाकिस्तान के किस जगह पर आतंकवादी कैंप चल रहे हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया उस भाषण में कि मैं उनका नामो निशान मिटा दूंगा। आप मेरा घर नहीं जानते तो आप कैसे कह देंगे कि मेरा नामो निशान मिटा देंगे? आप मुझे जानते होंगे ना। मैं अननोन भर के अगर आपके साथ कुछ हमला कर दूं तो आप क्या कहोगे? पहली क्यूरियोसिटी माइंड में आएगी कि ये आदमी है कौन, ये आदमी है कौन, ये कहाँ से आया है, ये कहाँ रहता है। लेकिन मोदी जी ने कहा बिहार में कि मैंने इनको बहुत कुछ निपटा दिया, जो बचा कुचा है उसको भी निपटा दूँ। यानी कि नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि ये आतंकवादी कैंप कहाँ चल रहे हैं। तो उसके बावजूद उसके पहले हमला नहीं हुआ? क्यों नहीं किया? मैं आपसे एक सवाल इस पॉडकास्ट में पूछना चाहता हूँ। जी। इस देश में कौन सा राजनीतिक दल है जिसने कहा मैं पार्टी विद डिफरेंट? उसका नाम आप बताओ मुझे, आप बोलिए ना। बिल्कुल, सवाल मेरे रहने दीजिए आप। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आप बोलो कि पार्टी विद डिफरेंट किस राजनीतिक दल है? आप ही इसे डिफाइन करिए, आप ही इसे जरा बताइए जनता को, हमारे और हमारे दर्शकों को भी। पूरे भारत में जी जितने भी राजनीतिक दल है उसने ये नहीं कहा कि हम पार्टी विद डिफरेंट। ये शब्द बीजेपी ने कहा कि हम सारे राजनीतिक दलों से अलग हैं। तो अगर आपको ठिकाने पता है, आप कांग्रेस जैसे नहीं हैं, आप सपा जैसे नहीं हैं, आप वामपंथियों जैसे नहीं हैं, तो आपने इंतजार क्यों किया कि टेररिस्ट आए और आपके देश के नागरिकों को मार कर चले जाएं? पुलवामा में तो आप धोखा खा चुके थे, तो आपको तो अटैक करना है और जो बचा कुचा है उसको निपटा देना था, तो हमारे 26 लोग बच जाते। इंतजार किस बात का कर रहे थे मोदी जी? इस बात का कि 26 मर जाएंगे तब मैं फिर बिहार में जाऊंगा, भाषण दूंगा, फिर हमारे सांसद, जो आपने भी कहा कि सांसद ऐसा ऐसा 140 करोड़ लोग देशभक्त बने, फिर उसके पूरा चाशनी उस पर लगाई जाएगी चुनाव की, फिर उसको जनता को चटाया जाएगा, फिर हम सत्ता की मलाई खाएंगे। तो आपका कहने का मतलब है कि क्या ये कुछ इसका इस्तेमाल, इस घटना का इस्तेमाल बिहार के चुनाव को लेकर के किया जा रहा है? मोदी जी ने ही कहा था आपदा में अवसर। तो मोदी जी हमेशा आपदा में अवसर ढूंढने लगता है और ये दुर्भाग्यपूर्ण। आपदा में राहत दी जाती है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बिल्कुल,
मैं कभी भी आरोप लगाने में इसलिए पीछे नहीं रहता, मेरे पास जो सबूत है, तथ्य है। नहीं, इस बात को तो मैंने देखा है, तमाम डिबेट्स में भी देखा है, आप आक्रामक रुख अख्तियार करते हो। और एक बड़ी बात और देखी कि समाजवादी पार्टी अपने तथ्यों के साथ बात रखने के लिए जानी जाती थी, लेकिन आपने पैनल में एक नया रूप जोड़ा है, हम बढ़ चढ़ के बात करेंगे आपसे। ये आपने आक्रामकता कहाँ से सीख ली? समाजवादी तो एकदम शालीन होकर बात करते थे। नहीं, आक्रामक तो मैं नहीं होता ज़्यादा, लेकिन मैं जब कोई मेरे सामने मेरी पार्टी को, मेरे नेता को, मेरी विचारधारा को गाली देगा तो हम उसको जवाब ऐसी भाषा में देंगे। टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। मेरा थोड़ा सा नेचर दूसरा है, मैं बहुत सत्यता के साथ बात करता हूँ। बिल्कुल, ये आपके साथ मेरा लंबा अनुभव है। बिल्कुल। लेकिन मैंने कभी भी झूठ टीवी में बोलने का अपना चलन फैशन नहीं बनाया, और आप झूठ के सहारे बहुत बड़ा पहाड़ नहीं खड़ा कर सकते। सच। तो मैं उनको उनकी भाषा में जवाब दे देता हूँ, बुरा लग जाता है। मुझे तो बाइकआउट कर रखा है, आपको बता दूँ, आपके चैनल के लोगों को बता दूँ, पूरे देश में इंडिया गठबंधन का इकलौता प्रवक्ता मैं हूँ जिसको बाइकआउट बीजेपी ने कर रखा पूरे देश में। और मैं इसे अपना अवार्ड समझता हूँ कि बीजेपी के अंदर किसी एक भी प्रवक्ता की हैसियत नहीं, नेता की हैसियत नहीं जो मेरे सामने टिक सके, इसीलिए बाइकआउट किया। तो बाइकआउट के पीछे का क्या जवाब नहीं दे पा रहे हैं या कोई और कारण भी मानते हैं? 24 के चुनाव के बाद उनको पता चला कि मनोज यादव क्या है। चुनाव में हमें तो लग रहा था ठीक है, और नो डाउट पार्टी मेरी, मेरे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी का एक एक समर्थक मुझे इस बात के लिए अप्रिशिएट करता है, धन्यवाद देता है, और मेरा हमेशा हौसला अफजाई करता है कि आप जिस पैटर्न पे बीजेपी को जवाब देते रहिए, क्योंकि सवाल पूछने की क्षमता कम होती है लोगों के अंदर। हम जवाब देने के लिए नहीं बैठे विपक्ष में, बिल्कुल सवाल पूछने के लिए बैठे। हाँ। और मैं अपने साथी पत्रकारों से हमेशा कहता हूं, जो मेरे से वरिष्ठ हैं और जो मेरे से छोटे हैं, दोनों से, कि बीजेपी के सवालों का जवाब नहीं देना है आपको अपना एक सवाल पूछना है उनसे। और अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो बीजेपी आपकी पिच पे नहीं आके अपनी पिच पे आपको ले जाएगी, और आपके सवाल बीजेपी को आपकी पिच पे लेके आएंगे। अब यूपी आते हैं। यूपी की सियासत में इन दिनों बड़ा तमाम जो घटनाक्रम है वो चल रहे हैं। अभी तक आपने देखा कि हिंदू मुस्लिम चल रहा था, अब हिंदू मुस्लिम के अलग एक लाइन चल रही है, पीडीए बनाम अगड़ा। तो आगरा का वो तलवार लहराना हो, राइफलों को हवा में उड़ाना हो, ये घटना है, या फिर रामलाल जी सुमन पे हमले, उनको धमकी, और इवन आपके पार्टी के सबसे सीनियर लीडर या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको जान से मारने की धमकी तक दी जाने के मामले भी निकल करके सामने आए। इसको सियासत देख रहे हैं कि या सामाजिक सौहार्द बिगड़ता हुआ देखते हुए नजर आ रहा है आपको? नहीं, इसको मैं सियासत के एंगल से नहीं देख रहा हूँ। बिल्कुल, ये एक प्रभुत्ववादी और सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक है, योगी आदित्यनाथ की सरकार। आपने इतनी लंबी पत्रकारिता में क्या कभी देखा कि सत्ता या विपक्ष के लोग, दोनों को मैं जोड़ के बता रहा हूँ, बिल्कुल, जो इतना उपद्रवी हो गए हो, उनके खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा ना लिखा हो। आपने सपा की भी सरकार देखी हो, बिल्कुल, आपने बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार देखी हो, भाजपा की भी सरकार देख रहा है, मुकदमा तो लिखेगा, कार्रवाई भी होती है सब पे। लेकिन बीजेपी ने एक ट्रेंड सेट किया, बीएचयू की किसी हमारी बहन के साथ बलात्कार करने वाले बीजेपी के 8 साल के लोगों को जेल तो भेजा जाता है, लेकिन बेल उससे तेज गति से मिल जाती है। इसी तरह के बहुत सारे मामले हैं जिसमें घटनाक्रम में कुछ लिखा पढ़ा ही नहीं जाता है। और अब रामलाल जी सुमन जी पे जो अटैक किया जा रहा है, वो इस बात का मैसेज है, संदेश है। अमूमन कोई और सरकार होती, भाजपा में और भी कोई मुख्यमंत्री होता, तो मुझे लगता है वो कोई डिसीजन लेता। अंदर की बात नहीं कहना चाहता, लेकिन हिंट दिए दे रहा हूं। नहीं, बोलिए, खुल के बोलिए। नुकसान बीजेपी को बहुत तगड़ा होगा। अगर करनी सेना पे कार्रवाई नहीं की तो नुकसान बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा। अगर वो इस सोच में है कि 2024 के चुनाव में पश्चिम के ठाकुरों ने उनको वोट नहीं दिया था, और उस नाराजगी को वो ध्यान में रख के उन पे कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो मेरे ख्याल से उससे कई गुना ज्यादा नुकसान होगा, कई गुना ज्यादा। क्यों? ठाकुरों का नंबर, जो सिंह भाई लोग हैं,
उनका नंबर कम है आबादी के लहजे से, दलितों का नंबर बढ़ा है। अगर वो 50% भी मूव कर गया तो बीजेपी 100 के अंदर चली जाएगी। ये बात मेरी आप नोट कर लो बिल्कुल कि मनोज जी ने 28 अप्रैल को ये बात कही थी। तो फिर ये ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों सरकार, आप देख रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति क्यों हो रही है जब उनका नुकसान हो रहा है? तो बीजेपी इस वक्त अपने उरूस पे है। ओके, डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री का पैनापन, उत्तेजक भाषण, डराने धमकाने की भाषा, पुलिस का पूरा विपक्ष पे इस्तेमाल। अब उन्हें लगता है कि ये सदैव रहेगा। मैं कह भी रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम जी, ये सदैव नहीं रहा है। सदैव चंद्रगुप्त मौर्य नहीं रहे, सदैव सम्राट अशोक नहीं रहे, सदैव औरंगजेब नहीं रहा, सदैव अकबर नहीं रहे, सदैव लॉर्ड विलियम नहीं रहे, सदैव राजे महाराजे नहीं रहे, सदैव कोई नहीं रहता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि ये लोकतंत्र में आके हम सत्ता का हरण कर लेंगे, ये हमेशा नहीं होगा। एक बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। आपने इस अनुपात पे हरण किया सत्ता का, जनता का अगर मूड बदल गया तो उससे बहुत बड़ा अनुपात दे देगी जनता सामने वाली पार्टी को। हाँ, यूपी ने तो हरदम करके दिखा है, करके दिखा। बिहार में भी कमोबेशी यही स्थिति है। तो आप अगर ये सोचेंगे कि एक दलित सांसद को जो कुछ उन्होंने कहा, मेरी तो पार्टी का भी यही वर्डिक्ट है, मेरा भी है कि उच्च सदन के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, उनके सामने जो बात कही गई थी जी, उस सदन में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी अगर उन्होंने कुछ गलत कहा था। भाई मैंने कुछ गलत बोला ना, बिल्कुल सही, सदन की मर्यादा के खिलाफ बोला तो मुझ पर कार्रवाई कर दो। लेकिन वहां नहीं करा, वहां उसको हटा दिया गया, रिकॉर्ड से हटा दिया, रिकॉर्ड से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया आपने? उन्होंने गलत कहा था, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाते, उनकी सदस्यता रद्द करते, उनको और भी जो पनिशमेंट दे सकते थे उनको पनिशमेंट देते, क्योंकि उन्होंने क्या इतिहास के हवाले से बात सही कही अथवा गलत कही। बिल्कुल, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, उस डिबेट को खत्म करना चाहते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर वो सही गलत नहीं था तो उसको योगी आदित्यनाथ और करणी सेना, जिसको योगी सेना कहा जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उसको फंडिंग करा रहे हैं, उसको सुरक्षा दे रहे हैं, उसको मुकदमे नहीं इस पे लगा रहे हैं, जो जो चाहे वो कर रहा है। ये सारी चीजें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई मुख्यमंत्री इस तरह नहीं कर सकता। वो अलग बात, ये बीजेपी का चलन ये रहा है सदैव ही, गुंडों को पालना, अराजकता पैदा करना, किसी की धार्मिक स्थल को तोड़ देना, किसी के धार्मिक स्थल में घुस जाके वहाँ ईश्वर को ढूंढ लाना। ये सब बीजेपी इसमें कलाओं में माहिर है। वो इसी पैटर्न पे यहाँ तक पहुँची है, लेकिन उसका पैटर्न उसको मुबारक। देश की जनता को ये पैटर्न नहीं आना चाहिए। भारत पूरी दुनिया में किसी और चीज़ के लिए जाना चाहेगा। जैसे कि आप लोग भी खूब आरोप लगाते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आरोप लगाते हैं कि यूपी का इंजन और दिल्ली का, देश का इंजन आपस में टकरा रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी स्वजातीय ताकत दिखाने का, दिल्ली को ताकत दिखाने का प्रयास हो रहा हो ऐसा? जो नहीं, वो तो लगातार चल रहा है। अच्छा, मानते हैं इस बात को? 100%। वो जब से योगी 2 आया है तब से उस पर पूरा काम हो रहा है। उसमें भी योगी 2 के बाद 2 साल तक तो थोड़ा सा ठीक ठाक रहा, लेकिन 24 का चुनाव जिस तरीके से हुआ उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली। सारे पद जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार वो आंकड़े दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर, मुझे कोई गुरेज नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। मैं किसी जात से कोई मेरा विरोध नहीं। बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव ठाकुर, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ठाकुर, डीजीपी नहीं है ठाकुर तो क्या हुआ? उनकी मोछें बताती हैं कि वो ठाकुर। और भी जितने महत्वपूर्ण डीएम बैठे हैं, एसपी बैठे हैं, या आपका डिपार्टमेंट जो सूचना वाला है उस पे ठाकुर। जितना तंत्र उत्तर प्रदेश में उस पर सब पूरे एक तरफ से एक जाति का, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जाति है, उस पर पूरा कब्जा है। तो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं योगी जी कि मैं एक जाति जो प्रबुद्ध सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक है उसको मैं वहन करता हूँ, और उसका मैं प्रतीकात्मक रूप से आज लीडर हूँ, और मैं जो चाहूँगा वो इस देश में होगा। लेकिन मेरे ख्याल से आरएसएस बीजेपी को ये खुद मंथन करना है, ये हमारा विषय नहीं है। उनको मुख्यमंत्री रखें ना रखें
राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे ना बनाए। अरे आप तो हटाने में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री जी को। मैं नहीं रहा, मैं और मेरी पार्टी क्यों हटाएंगे जी। योगी आदित्यनाथ जी जितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश का उतना बेड़ा गर्क होना तय है। तो बेड़ा गर्क होगा तो जाहिर सी बात है विपक्षियों को अवसर मिलेगा, जनता भी एक्सेप्ट करेगी। तो अगर आरएसएस बीजेपी और योगी आदित्यनाथ बेड़ा गर्क करना चाहे तो करें, लेकिन वो एक घपलत में है कि हम तो चुनाव जीतने के माहिर लोग हैं। समाजवादी पार्टी ने आपको 24 में हराया है और 27 में बुरी तरीके से हराएंगे। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता से कह रहा हूँ। आप कितनी भी चालें चल लो, कोई सी भी चाल चल लो, कुछ भी एंगल बना लो, हिंदू मुसलमान करा लो, अगड़ा पिछड़ा करा लो, यादव वर्सेस अगड़ा पिछड़ा करा लो, मुस्लिम वर्सेस हिंदू करा लो, उन सब की काट समाजवादी पार्टी ने ढूंढ रखी है। और जब जो तुम लेके आओगे वो तुम्हारे सामने रखा है। आप पीडीए लेके आए, पीडीए को ही अपना ब्रह्मास्त्र समझ रहे हैं, लेकिन पीडीए को काटने के लिए अंदर खाने बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। तो करें तो हटा दें योगी आदित्यनाथ, हटा दें, कौन मना कर रहा है? हम तो नहीं मना कर रहे, कल हटाएं, पता चल जाएगा कि उनको पीडीए से कितना प्यार है या जनता उस पीडीए को कितना एक्सेप्ट करती है। हटाएं योगी आदित्यनाथ जी को। और अरे हम करें योगी ना हटाओ, मुख्य सचिव हटा दो, अभी ट्रांसफर होके बैठा है सूचना के जो डायरेक्टर उनको हटा दो, एडीजे लॉ एंड ऑर्डर बैठे हैं अमिताभ यश उनको हटा दो, और भी जितने ठाकुर बने बैठे हैं उनको हटा दो। तब मुझे लगेगा कि कुछ तो कर रहे हो, किसी की हिम्मत है कुछ करने की। वो चढ़ चुका है, जो कहते हैं नहीं कोई हिमालय पे चढ़ गया तो या तो उतरेगा या तो गिरेगा, दो बातें होंगी। 27 पे आप जीतने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उपचुनाव में तो आप बुरी तरीके से हार गए, अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए ज़्यादा। उपचुनाव हमेशा कहा जाता है सत्ता का होता है संजय जी। जी। लेकिन सर उपचुनाव के आरोप भी आपने बड़े अनर्गल लगाए कि वो वोट नहीं डालने दिया, औरतों को मारा गया, कैसे कैसे मतलब कुछ। समाजवादी पार्टी ने उतना ही कहा जितना जी सबूतों के आधार पर। कहीं पे अगर किसी ने पिस्तौल के दम पे वोट नहीं डालने दिया तो वो भी साक्ष्य है। चैनल ने दिखाया कि कैसे एक आदमी 7-7 बार वोट डाल के आया, एक्सेप्ट किया चैनल पे, तब हमने कहा। जनता ने, कार्यकर्ताओं ने जो बताया, हमारे बूथ अध्यक्षों को भगाया गया वहां से और बूथ कैप्चरिंग की गई, वो बताया। कोई अनर्गल आरोप नहीं। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उससे हम कोई बात हवाई नहीं कह सकते। बिल्कुल, हमें साक्ष्यों के आधार पर शिकायत करनी पड़ती है। समाजवादी पार्टी ने हर साक्ष्य को चुनाव आयोग को दिया है। आप याद करिए कानपुर का शीशामऊ का जब चुनाव था, समाजवादी पार्टी ने कंप्लेन की थी, और पश्चिम की कुछ सीटों का चुनाव था। उन सीटों पे उपचुनाव के दौरान जो घटित हुई क्रियाकलाप, उन सब पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और 14 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए थे। तो चुनाव आयोग कोई अंधा तो है नहीं कि धृतराष्ट्र की तरह उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो संजय बताएंगे वही सुनाई पड़ेगा। तो वो दिखा सब कुछ, तो उसी आधार पे आरोप लगाया। 27 की लड़ाई बड़ी है, ये बेईमानी नहीं चलेगी, बड़ा चुनाव होगा। और अगर बेईमानी करेंगे तो डीएम की खैर नहीं, एसपी की खैर नहीं। मरने मारने का अगर चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी जान देने के लिए तैयार बैठा है। तो क्या लगता है आपको कि 22 में ये खामी रह गई जो 27 में नहीं होने दी जाएगी? 22 में बहुत स्मार्टली बीजेपी ने गेम किया। हम लोग बहुमत की तरफ जा रहे थे, और जब सुबह खुलना शुरू हुआ तो हम लोग बहुमत की तरफ पहुंच रहे थे। लेकिन सरकार ने कैसे क्या किया, अब वो सब नहीं चलेगा। कहते नहीं एक बार 2 बार 3 बार, इसके बाद फिर काट की हांडी हर बार नहीं चढ़ेगी। अगर इस बार ऐसा कुछ हुआ तो मैंने कहा ना, एसपी की खैर ना डीएम की खैर। लोग सड़क पर होंगे, लोग प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे, और पहली बात तो हम इतना वोट भर देंगे मशीन में कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ईवीएम में पहले से ही इतना वोट रहेगा, जनता इतना वोट डालेगी इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के पक्ष में, कोई समीकरण नहीं काम करेगा। ठीक वैसे ही बीजेपी गेम कहाँ करती है। मैं बाराबंकी का उदाहरण देता हूँ। लोकसभा में हमारी लीड बड़ी हो गई, हम जीत गए। लेकिन फर्रुखाबाद का उदाहरण कि हमारी लीड छोटी थी, हरा दिए जबरदस्ती। फिर चाहे बांसगांव की सीट का हो, लीड छोटी थी, हरा दिया। कन्नौज में लीड बड़ी थी, नहीं हरा पाया। आजमगढ़ में लीड बड़ी थी, नहीं हरा पाया।
तो हम अब इस पैटर्न पे काम होगा कि हमारी लीड कितना बढ़ सकती है। हर कार्यकर्ता को यही बात कि जनता को पीडीए प्लस करेगा। पीडीए बहुत बड़ी ताकत है, उसमें सब समाहित है। पी से पिछड़ा, डी से दलित, ए से अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी, औरतें जो हैं जी जी, और अगड़ों में जो संविधान को मानते हैं, उन सब का स्पेस है। मैंने अगड़ों में इसलिए लास्ट में कहा कि बीजेपी के लोग कुछ और ही नैरेटिव बना देते हैं, तो नैरेटिव नहीं बनने देना है, सबका साथ लेके चलना है। और जो आज अगर आप हमसे कहो बीजेपी ने बदनाम किया कि समाजवादी पार्टी मतलब यादवों की पार्टी, आपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल देखा? मुझे आप ये सवाल पूछो कि उस सरकार में अमुक जाति का बहुत ज्यादा जलजला नहीं था, आप मुझसे पूछ सकते हो, बिल्कुल, मैं नाम बताऊंगा। नहीं सर, पूछो। सरकार तो आरोप लगाती कि आप थाने से लेकर के डीएम तक और प्रमुख सचिव से लेकर के तमाम जगह पे आप इन्हें यादव ही भर के रखा हुआ था, और दूसरी जातियां नहीं थी। ये तो विधानसभा में भी उन्होंने आरोप लगाए थे, आपने शायद सुना ही होगा। योगी जी से पूछिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी कि जो इस बार पुलिस की भर्ती हुई है सिपाहियों की, उसमें सबसे ज्यादा किस जाति के लोग भर्ती हुए? ये बात पूछ लेना। अब आपके जितने सवाल हैं उसका जवाब स्वयं मिल जाएगा। बिल्कुल, जिसके नंबर्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा जगहों पे दिखाई देंगे, और अगर वो ज्यादा जगहों पे आज नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। हमने आपसे सवाल ये पूछा कि हमारी सरकार में आप बताओ इस जाति का जलजला नहीं था, इस कास्ट का बहुत रुतबा नहीं था, आप मुझे बताओ ना। हो तो मैं बताऊं कि कहाँ पूरब से लेके पश्चिम तक, गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, बुलंदशहर से लेके बलिया तक, सहारनपुर से लेके सोनभद्र तक, किसका जलजला नहीं था? उस जाति का नाम आप बताओ तो मैं बताऊं उसका नाम कि कौन कौन था, कहाँ कहाँ कौन कौन क्या क्या कर रहा था। अरे किस ब्राह्मण का नाम आप लोगे, किस क्षत्रिय का नाम लोगे, किस कायस्थ बनिया का नाम लोगे? कौन नहीं था हमारी सरकार में जिस पे दम ना हो? सब पे था। आज इस सरकार से पूछो तुम्हारी पार्टी में कितने मुसलमान हैं, कितने यादव हैं जिनका दम है, जिनके दम पे सत्ता चलती हो? अरे कितने कैबिनेट के मंत्री, इतना ही पूछ लो पता चल जाएगा। तो हम बीजेपी नहीं है, समाजवाद में सबका स्थान है, लेकिन समाजवाद की पहली और अंतिम लड़ाई है गैर बराबरी खत्म करना। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को खत्म करके समाजवादी पार्टी रहेगी। उत्तर प्रदेश में सबको समान अवसर मिलेगा, किसी को ऊंच नीच नहीं समझा जाएगा, कोई जात के आधार पे आगे नहीं है, कोई जात के आधार पे पीछे नहीं है। आर्थिक असमानता जो है उसको कैसे पाटा जाए? एक संजय चौहान है जिन पे करोड़ों अरबों रुपए है, और एक संजय चौहान मेरे सामने बैठे हैं जिनका जीवन उनके वेतन से चलता है। तो ये जो भेदभाव है इसको कैसे पूरा किया जाए? ये एक दिन में नहीं खत्म होता, बड़ा लंबा समय लगता है, और उसके लिए आपको समान अवसर देने पड़ेंगे लोगों को आगे तरक्की करने के लिए। तो कोई समाजवाद पिछड़े में ही नहीं पिछड़ापन है, आंकड़ों में भी पिछड़ापन है। बहुत सारे लोग बहुत पीछे हैं। मनोज यादव, मेरे नाम के पता नहीं कितने मनोज यादव होंगे, लेकिन सबकी स्थिति हो सकता है मेरी जैसी ना हो सकता है कुछ मुझसे बहुत अमीर हो, कुछ मुझसे बहुत छोटे हो। तो ये सारी चीजें कैसे खत्म होगी? बीजेपी को लग रहा होगा ये तो कभी नहीं खत्म होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समाजवाद ही वो रास्ता है जिससे सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ समानता की तरफ चला जाता है। आप समाजवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी पहलगाम में जिस तरीके से घटना हुई, और बिहार हम लेके चलते हैं छोटी सी घटना को लेकर के। एक नेहा राठौर गायक है, उन्होंने सवाल उठा दिए अपने गीतों के माध्यम से, तो उन पर एफआईआर हजरतगंज लखनऊ के थाने में हो गई। देखिए, जो जो आवाज़ें बुलंद होंगी उन पे एफआईआर हुई, तो मुझ पर भी तो हो गई। मुझ पर भी एफआईआर भाजपा के एक नेता ने करवा दिया कि मैंने उसे जान से मारने की धमकी दी। अमूमन जो कुछ मैं कहता हूँ कैमरे पे कहता हूँ। बिल्कुल, मैं अपनी बेबाकी के लिए कैमरे पे ही जाना जाता हूँ। पीठ पीछे मेरा क्रिमिनल हिस्ट्री जीरो है, जीरो। पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे खिलाफ कोई भी क्राइम हिस्ट्री नहीं है, शून्य। इस बात को मैं जानता हूं। अगर मैं क्रिमिनल होता या किसी की मारपीट होता तो मेरे खिलाफ मुकदमे लिखे होंगे। तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल क्लियर है। उसने मेरे पर झूठा आरोप लगाया। जिसको भाजपा के कार्यालय में बैठने की सीट नहीं मिलती थी उसको गनर मिल गया। समाजवादियों की इतनी ताकत होती है। हमारे नेता जिसका नाम लेते हैं वो
सोने की चिड़िया बन जाता है, तो उसको उस दिन कह दिया। ठीक वैसे ही नेहा सिंह राठौर, चूंकि वो मुखर आवाज है, महिलाओं की आवाज है, और बिहार से चल के उत्तर प्रदेश की बहू, योगी आदित्यनाथ की सजाती हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को थोड़ा सा भी उन पे दया नहीं। ये काम वही लोग करते हैं जो सामंतवादी व्यवस्था, प्रभुत्व संपत्ति व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप सत्ता में हैं और आपकी आलोचना ना हो, तो फिर आप काहे के राजा, काहे के ताकतवर व्यक्ति? आपको तो सब कुछ सुनना है ना। कोई अगर आपकी आलोचना कर रहा है तो उसको भी सुनिए, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है उसको भी सुनिए, तभी तो आप ताकतवर हुए, तभी तो आप राजा हो। बिल्कुल। इस सरकार को अपनी प्रशंसा सुननी है बस। और कैसी प्रशंसा? जनता ना करती। जो व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है, हमारी ये सरकार, हमारी ये सरकार, हमारी ये सरकार, वही सुनना चाहती है। मतलब वो प्रशंसा के शब्द भी खुदे बेचती है कि ये कह देना डंका बज रहा है। अब ये अलग बात कि वहां सुनने वाला कोई है कि नहीं है। डंका किस लिए बज रहा है ये नहीं मालूम है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट में बढ़ रहा है कि पॉजिटिव कॉन्सेप्ट में बढ़ रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। डंका बज रहा है। वो योगी जी को भी वही बीमारी, मोदी जी को भी वही बीमारी। हर कोई डंका सुनाना चाह रहा है, काम धाम किसी के पास कुछ ना। अगर ये 2-4 ठो मंदिर पे सरकार का हस्तक्षेप ना होता तो बताने का काम नहीं था। और जो सड़कें 2-4 दिखाते हैं वो नितिन गडकरी की देन है। पोस्टर तो और होर्डिंग तो उनकी लंबी लंबी लगी हुई है। सब कुछ बताओ क्या बना, आप मुझे बता दो क्या बना। भाई वो कहते हैं क्या आप लखनऊ के अंदर 5 बिल्डिंगें बता सकते हो जिसमें 2-2 हजार लोग काम करने वाले हो? 5 बिल्डिंगों के नाम आप बता दो जिसमें 500 लोग काम कर रहे हैं। तो हर जिले में उन्होंने मेडिकल कॉलेज दे दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया। हम चाहते हैं कि सड़कों का जाल तो नितिन गडकरी जी, मैंने तो एक्सेप्ट किया। सड़कें देखिए, सड़कें तो बनती रहेंगी, वर्ल्ड बैंक से लेके और तमाम सारी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेके। अच्छा, सड़कें क्यों बन रही? खड़खड़ा चलेगा, क्या चलेगा उसमें आप बताओ? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। उस पर खड़खड़ा चलाएंगे, घोड़ा चलाएंगे, गाय चलाएंगे, भैंस चलेगी, क्या चलेगा उसमें? कार चलेगी, व्हीकल्स चलेंगे। वो कौन बनाता है? उनका साथी, कोई पूंजीपति जिससे पैसा आता है। तो सड़कें नहीं बनेंगी तो लोग गाड़ी क्यों खरीदेंगे? तो मजबूरी है। मैं पूछता हूँ, नौकरी के क्या संसाधन? हाँ, कितने संसाधन नौकरी के उत्पन्न? हमारी पार्टी, हमारे नेता ने IT सिटी बनाया, SCL लेके आए जहाँ नौकरी मिलती है। हमारे नेता ने लुलु मॉल बनाया जहाँ नौकरी मिलती है, प्लासियो मॉल बनाया जहाँ नौकरी मिलती है, स्टेडियम बनाया जहाँ नौकरी मिलती है, मेट्रो बनाई जहाँ नौकरी मिलती है, पराग बनाया जहाँ नौकरी मिलती है, अमूल बनाया जहाँ नौकरी मिलती है, 1090 बनाया, UP 100 बनाया, पुलिस का मुख्यालय लेके आया जिसमें बेहतरीन तरीके से सारे जो पूरे प्रदेश में ऑफिसेस थे पुलिस के, उन सबको लेके आए और एक जगह इकट्ठा किया। ये काम की गति बने। 4 दिन फाइल पहुंचने में इलाहाबाद लग रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे नेता ने की। योगी जी ने क्या किया? 5 बताओ। वहां तो लखनऊ में तो एक मंदिर भी नहीं बनाया कि हम ये कह दें कि वहां 1000 लोग इकट्ठा होते। बताओ कोई मंदिर बनाओ। जितने मंदिर है वो सब पुराने हैं। उसका अगर आपने कुछ सड़क अच्छी कर दी होगी तो ये कोई बोल, लखनऊ में तो सारी सड़कें अच्छी रहती हैं, हमेशा अच्छी रहती हैं। इस समय तो बहुत खराब है, लेकिन पहले तो और अच्छी, जो कि राजधानी है। किया कुछ नहीं काम। नहीं, गलत कह रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि आपने अयोध्या में कोई काम नहीं किया। जब से उनकी सरकार आई, अयोध्या को चमका दिया उन्होंने। आप वही हर की पड़ी राम की पैड़ी है जहाँ गंदगी पड़ी रहती थी। काशी में आपने कुछ किया नहीं, वृंदावन में आपने कुछ किया नहीं, मथुरा में आपने कुछ किया नहीं। तमाम धार्मिक स्थल उपेक्षा के शिकार रहे आपकी सरकार में। आप जाके देखो ना वृंदावन, मथुरा जाके देखो, वहाँ की जनता से पूछना कि जो यहाँ पे ये साइकिल ट्रैक बना है, जो ये सड़क बनी है, जो ये व्यवस्थाएं बदली है, किसने कराया? मैं भगवान को बांटना नहीं चाहता, बिल्कुल। लेकिन आप पूछो वहाँ कि मैं गया था लास्ट ईयर, मैंने पूछा, लोगों ने बताया। वो क्या जाने मैं कौन हूँ? मैंने कहा सड़क कब बनी थी, ये डिवाइडर कब बने थे, ये पेड़ कब लगे थे? तो उन्होंने कहा ये तो अखिलेश जी के ज़माने में लगे। अब इस सरकार में क्या हुआ? मैंने इस सरकार में बातें होती हैं, बस सिर्फ बातें की जाती हैं। ये बना देंगे, ये कर देंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं, किस लिए हैं? हाँ। ये अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा।
तो 27 को लेकर के तैयारियां आपकी चल रही हैं, मेरा अंतिम दौर पर चल रहा हूं। अभी बीजेपी कार्यालय पे एक पोस्टर लगाया गया आपके नेता का, आपने देखा होगा उसे। निश्चित तौर पे बीजेपी इस तरह की घटिया राजनीति करती है, पोस्टर उनसे ज़्यादा हम लगा सकते हैं, सरकार के खिलाफ लगा सकते हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगा सकते हैं, लेकिन ये विषय नहीं है। सेंसिटिव मुद्दों पे सरकार को अपना पूरा नज़रिया स्पष्ट रखना चाहिए। पोस्टर वार करके बीजेपी का कोई हो सकता है दूसरा भी गनर लेने की तैयारी कर रहा हो कि हम अखिलेश यादव जी के खिलाफ लिख देंगे, समाजवादी पार्टी को घेर लेंगे तो हो सकता है हमको भी गनर मिल जाए या दर्जा प्राप्त मंत्री बन जाए। तो एक नया पैटर्न आया है। समाजवादी पार्टी स्पष्ट संवैधानिक दायरे में रहकर काम करना चाहती है और संविधान के दायरे में ही सरकार को भी रखने का प्रयास कर रही है कि सरकार भी संवैधानिक दायरे को न तोड़े, अन्यथा पैटर्न्स लागू रहेंगे सरकार बदलने के बाद। कुल मिला के आप जाते जाते धमकी दे रहे हैं कि रजिस्टर। अच्छा, एक आरोप और लगता है, अंतिम सवाल मेरा, एक आरोप और लगता है कि आप लोग डायरी बड़ी मेंटेन करते हैं, फलाने ने ऐसा कहा, फलाना अधिकारी ने इस टाइम पे ऐसा किया, उसका नाम लिख लो, और आपके नेता तो बड़े मुखर होकर के इस बात को कहते हैं कि तैयार करके रखो। सबका रिकॉर्ड बन रहा है, सबका, और कोई बक्सा नहीं जाए। इस लिस्ट में मैं तो नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूँ वो लोग दंगा करें आप, मुकदमा लगे सफब, दंगा करें भाजपाई, मुकदमा लगे सफब, रोड जाम करें भाजपाई, दंगा रिपोर्ट लिखे सफब। ये पैटर्न लागू है और लागू रहेगा। सवाल पूछे भाजपाई, अराजकता पैदा करे भाजपाई, मुकदमा लगे सफब। तो ये पैटर्न जिस दिन सरकार बदलेगी यही रहेगा, यही रहेगा। बहुत शुक्रिया आप मनोज भाई हमारे लिए समय देने के लिए और हमारे स्टूडियो पधारे, और मैं एक बार फिर से वादा करता हूं कि आप आते रहिएगा, मैं बुलाता रहूंगा, चर्चा हम लोग करते रहेंगे। तो आपने सुना मनोज भाई यादव जी को, जिनका साफ और मुखर होकर के बोलना ही इनकी ये कहा जा सकता है कि आदत है। और एक बड़ी बात इन्होंने ये बताई कि मुकदमे तो लगे ही लगे हैं, लेकिन बीजेपी में कोई भी प्रवक्ता या कोई भी नेता इनके सामने बैठना नहीं चाहता। आगे के लिए धन्यवाद और बने रहिए लाइव न्यूज एक्स के साथ। आगे फिर देखिए हमारे साथ नए अतिथि, नए मेहमान के साथ पूरे प्रदेश और देश दुनिया पे तमाम विस्तार से चर्चा के लिए।